नमस्कार दोस्तों, क्या आपने खबरों में सुना? मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने जा रहा हूँ बिग बॉस में। कितने मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापा है? इंडिया टीवी, इंडिया टाइम्स, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जूम टीवी, पिंक विला, इकोनॉमिक टाइम्स। मतलब इस हेडलाइन को देखो जरा। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी सेट टू मेक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस OTT 2। एक वेबसाइट ने तो इस चीज को कंफर्म ही कर दिया। ध्रुव राठी बिग बॉस OTT एंट्री कंफर्म्ड। तो क्या ये बात सच है? नहीं। अभी तक ना तो किसी ने मुझसे पूछा बिग बॉस में जाने के लिए इस सीजन में, और ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे बिग बॉस में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड इससे पता चलता है क्या है। बेसर पैर कुछ भी छाप देंगे ये। इकोनॉमिक टाइम्स वाले आर्टिकल के जरा नीचे स्क्रॉल करके देखो, एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। दिस कंटेंट इज ऑथर्ड बाय अ थर्ड पार्टी। प्लीज टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू असर्टेन दैट एनी इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट प्रोवाइडेड इज करेक्ट, अपडेटेड एंड वेरीफाइड। मतलब खुद जो छाप रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे। कह रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पता लगाओ कि ये खबर सच है या नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इनवाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस में? नहीं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज के वीडियो में यही चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या प्रॉब्लमैटिक है इस शो के कॉन्सेप्ट में, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है, और क्यों ऐसे शोज आपको बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। अगर आप या आपके परिवार में से कोई बिग बॉस देखकर अपना समय बर्बाद करता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब ये खबर आ रही है कि फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। एक समय पर यह लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। सामने खड़ा नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता हूं। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना, और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो इस शो के कॉन्सेप्ट में चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा शो चल पाता है। आगे मैं आपको ये वीडियो में बताता हूं, लेकिन पहले इतिहास जानते हैं इस शो का। कहां से इस शो की शुरुआत हुई थी? साल 1949 में राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने एक लेजेंडरी नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम था 1984। इस किताब में एक डिक्टेटर डिस्टोपियन सरकार की बात करी जाती है, जिसे हेड किया जाता है एक अनजान बिग ब्रदर के द्वारा। हर जगह पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो हमारी डिक्टेटर सरकार है उसकी नजर हमेशा आप पर है। साल 1999 में नेदरलैंड्स देश में कुछ लड़कों ने एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया इस नॉवल से और उसे एक टीवी शो में बदल दिया, जिसको नाम इन्होंने दिया बिग ब्रदर। इस शो का कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों को एक घर में रखा जाएगा जो कांस्टेंट सर्वेलेंस में रहेंगे और बिग ब्रदर के कमांड के अंडर रहेंगे। इस टीवी शो के फॉर्मेट को शेप करने में कुछ और पुराने टीवी शो से भी इंस्पिरेशन ली गई थी, जैसे कि MTV रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड और 1997 का स्वीडिश टीवी शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन। कुछ समय बाद ये शो काफी पॉपुलर हो गया और दुनिया भर में स्प्रेड होना शुरू हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, रशिया, इन सब ने अपने बिग ब्रदर्स बनाए। और जब बात कॉपी करने की आती है तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थोड़ी पीछे रह सकती है। बिग ब्रदर को लेकर इंडिया में बना दिया गया बिग बॉस। जल्द ही इसे अलग अलग भाषाओं में भी लॉन्च किया गया। हिंदी के बाद मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। फिर जब OTT प्लेटफॉर्म्स आए तो अब बना दिया इन्होंने बिग बॉस OTT। बिग बॉस। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में बिग ब्रदर का नाम वार्निंग के तौर पर मेंशन किया था। ये स्टालिन और हिटलर जैसी सरकारों को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये डिक्टेटरशिप्स में किस तरीके की टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। टेली स्क्रीन्स पर कैसे फैशिज्म का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सर्वेलेंस देखने को मिलती है, हर किसी पर नजर रखी जाती है, हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है।
एक भेड़ चाल का बिहेवियर देखने को मिलता है जनता में। फैक्ट्स को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और सुप्रीम लीडर के अराउंड एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाया जाता है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, जो सवाल उठाते हैं इस डिक्टेटर सरकार पर, उनके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, उन्हें एंटी नेशनल घोषित किया जाता है। कई फेमस स्लोगन्स भी दिए थे इस किताब में, जैसे कि इग्नोरेंस ताकत है, आजादी स्लेवरी है, वॉर इज पीस, युद्ध शांति है। आज के दिन भी ये नॉवल बहुत ही रेलेवेंट चीज है, स्पेशली जब सरकारें पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स को खरीदती हैं जनता के टैक्स का इस्तेमाल करके लोगों पर सर्वेलेंस करने के लिए, स्नूपिंग करने के लिए। तो अपने आप में ये नॉवल एक मस्ट रीड है। जरूर कहूंगा आपको कि आप इस नॉवल को पढ़िए। अगर नॉवल पढ़ने का टाइम नहीं है तो चैट जीपीटी पे जाकर इसकी एक समरी मांग सकते हैं चैट जीपीटी से। मैं बस लिखूंगा एक्सप्लेन द नॉवल 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल इन 10 बुलेट पॉइंट्स यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। और यहाँ आप देखेंगे बड़े ही बढ़िया तरीके से मुझे एक समरी मिल गई है कि इस नॉवल में क्या कहानी दर्शाई जा रही है। जैसे कि एक विंस्टन स्मिथ नाम के एक आदमी के ऊपर ये कहानी होती है और किसी भी पॉइंट पे आप एक्सपैंड करना चाहें, इलैबोरेट ऑन पॉइंट 4 हाउ वर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेंज, तो कैसे रीराइट करी जाती है हिस्ट्री। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अगर पार्टी की तरफ से कोई गलत प्रिडिक्शन की जाती है तो विंस्टन जैसे लोगों का काम होता है कि पीछे जाके जो पुराने न्यूज रिकॉर्ड्स हैं उन्हें बदल दिया जाए ताकि ये लगे कि पार्टी ने सही प्रिडिक्शन किया है चीजों का। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की मदद से इतना ही आसान बन गया है दोस्तों कॉम्प्लेक्स आइडियाज को अंडरस्टैंड कर पाना। यही कारण है कि इसके ऊपर पूरा मैंने एक 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है जिससे आप चैट जीपीटी को मास्टर कर सकें और इस जैसे एआई चैटबॉट्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, क्या इनसे करना पॉसिबल है और आप इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में, अपने काम में, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में या अपने घर में। अभी तक जितने भी लोगों ने इस कोर्स को लिया है उन्हें बहुत बढ़िया लगा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा कोर्स हिंदी में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, और कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए बिग 40% ऑफ पाने के लिए इस पूरे कोर्स पर। यह ऑफर आप में से पहले 400 लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, तो जल्दी से जाकर ट्राई कर सकते हैं। लिंक के अलावा आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं कोर्स के वेब पेज तक जाने के लिए और ज्वाइन करने के बाद आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। टॉपिक पर वापस आए तो बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे शोज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस नॉवल से बिल्कुल ऑपोजिट ये आपको चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 2 चीजों का एक हैवी डोज है, एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म। पहले सैडिज्म को देखते हैं। इस इंग्लिश वर्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, द टेंडेंसी टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अदर्स। दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों की बेइज्जती करने में मजा लेना। शायद आपको ये बात सुनकर काफी शॉकिंग लगे, लेकिन अगर आप बिग बॉस को देखने वाली ऑडियंस हैं तो आप भी इस सैडिस्टिक प्लेजर में हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्मली जो सैडिस्टिक पर्सनैलिटी है इसे एसोसिएट किया जाता है मर्डरर्स या साइकोपाथ से, कि सिर्फ साइकोपाथ लोग ही होते हैं जो दूसरों का खून करके या दूसरों को चोट पहुंचा कर मजा लेते हैं, उन्हें खुशी मिलती है उस काम में। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ने एक कम एक्सट्रीम कैटेगरी बताई सैडिज्म की, जिसे एवरीडे सैडिज्म का नाम दिया जाता है। जैसे कि एक 2013 की ये स्टडी जिसे पब्लिश किया गया था रेप्यूटेड जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस में। इन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे एवरीडे सैडिज्म के ऊपर। कुछ उदाहरण आपको देता हूं। याद करो एंशिएंट रोमन एम्पायर के जमाने में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ये जो कोलोजियम है रोम में, ये पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेडियम होता था। यहाँ अक्सर 2 ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से लड़ा करते थे। कई बारी जब एक ग्लैडिएटर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता था तो जनता से पूछा जाता था जो स्टेडियम में बैठी, क्या इसे जाने दिया जाए या फिर इसे मार दिया जाए। बहुत बारी जनता की तरफ से एक थम्स अप दिखता था कि इसे मार दो। अक्सर इस अरीना में एक भूखे जानवर को भेज दिया जाता था, जैसे कि कोई शेर या टाइगर, जो इस ग्लैडिएटर से लड़े। ये एवरीडे सैडिज्म का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टेडियम में बैठी जनता एक ग्लैडिएटर की सफरिंग में अपनी एंटरटेनमेंट देख रही थी। हजारों सालों बाद अगर हम टाइम में आगे बढ़े तो आज के दिन बहुत से लोगों को स्ट्रीट फाइट्स देखने में बहुत मजा आता है। जब सड़क पर 2 लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, कोई भी रीजन हो, अक्सर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग बस बाहर खड़े होकर उस फाइट का मजा लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कुछ बुलीज, जिन लोगों को बुलिंग करना बड़ा पसंद होता है स्कूल या कॉलेज में, जिनको मजा आता है दूसरों की बेइज्जती करने में या दूसरों को ह्यूमिलिएट करने में। या फिर ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो बिना किसी रीजन के एक साइड में बैठे सड़क पे कुत्ते को लात मारने लग जाएंगे या पत्थर मारने लग जाएंगे, बस क्योंकि मजा आता है उसमें। एक मॉडरेट एग्जांपल इसका हो सकता है ऑफिस के अंदर एक बॉस जो एक एम्प्लॉय के पीछे ही पड़ जाता है बिना किसी कारण से, इसलिए नहीं कि कोई काम कराना हो, बस इसलिए क्योंकि उस बॉस को मजा आता है मेंटल पेन देने में अपने एम्प्लॉयज को। ये सब एवरीडे सैडिज्म के बड़े एग्जांपल्स हैं। मॉब लिंचिंग भी एक और उदाहरण है इसका। इसी साल मई के महीने में एक बिहार के माइग्रेंट वर्कर को लिंच कर दिया गया केरला में। एक भीड़ के
द्वारा जब एक्यूजेशंस उठे कि वो चोर था। ऐसा ही कुछ हुआ था पालघर के इंसिडेंट में भी, जब 2 साधुस की लिंचिंग कर दी गई थी क्योंकि एक र्यूमर उठा था कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। वो अलग बात है कि बाद में कुछ गोदी मीडिया एंकर्स ने इसमें हिंदू मुस्लिम का भी टच डाल दिया था, इसे कम्युनल एंगल देने के लिए। एवरीडे सिटिजन के ढेर सारे एग्जांपल्स आपको लाइफ में हर जगह देखने को मिलेंगे। अगर सड़क पर कोई बोलता है कि देखो मैंने इस जेब काटने वाले को पकड़ लिया है, 4 लोग वहां आकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं इसे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि इसने जेब काटी है। लेकिन असलियत में ऐसी चीजों में कारण यही होता है, एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करना किसी और को मारकर। यही एवरीडे सैडिज्म आपको पॉलिटिकल बाइनरीज में भी देखने को मिलता है, जैसे कि जब जर्नलिस्ट विनोद दुआ का देहांत हुआ था, एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो खुशी मना रहे थे इस चीज पे। दूसरी तरफ जब न्यूज एंकर रोहित सरदाना का देहांत हुआ था, दूसरी साइड के कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जो इस पर खुशी मना रहे थे। अब दोनों लोगों के काम को क्रिटिसाइज करना एक चीज होती है, लेकिन उनके देहांत को लेकर एक सैडिस्टिक प्लेजर लेना, उनकी मृत्यु में अपनी खुशी देखना, ये सैडिज्म का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लोग अक्सर बहुत सी जस्टिफिकेशंस देते हैं एवरीडे सैडिज्म के नाम पर। कोई कहता है कि ये नेचर का जस्टिस है, कोई कहता है ये तो कर्मा है, लेकिन एक्चुअली में ये सब सैडिज्म है। लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है जब वो किसी को इंसल्ट होते हुए देखते हैं या किसी को ट्रोल होते हुए देखते हैं। पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल्स अक्सर इसी पर बने हुए हैं, जिनके हर एक वीडियो में किसी ना किसी को इंसल्ट किया जाता है, किसी को गाली दी जाती है या किसी को बुली किया जाता है। अब मैं यहाँ पर पूरे रोस्ट फॉर्मेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोस्ट वीडियोस बनाना एक कला भी हो सकती है। इसे एक पॉजिटिव तरीके से भी किया जा सकता है बिना इस सैडिज्म के। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जांपल होगा स्ले पॉइंट का यूट्यूब चैनल, जो रोस्ट वीडियोस बनाते हैं। वो किसी स्टूपिड चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि कोई इररेशनल मोटिवेशनल गुरु हो गए या कोई अजीब सी फूड रेसिपीज हो गई, लेकिन मजाक जो है वहां पर स्टूपिडिटी पे उड़ाया जाता है। गाली देना, बुलिंग करना, इंसल्ट करना मकसद नहीं है वहां पर। 2018 की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक की एक स्टडी ने बताया था कि कैसे एवरीडे सैडिस्ट जो होते हैं उन्हें स्पेशली वायलेंट वीडियो गेम्स खेलना पसंद होता है, क्योंकि उसी से ही उनका मूड अपलिफ्ट होता है, उसी से ही उन्हें खुशी मिलती है। अक्सर फिल्में भी बनाई जाती हैं जो इस सैडिज्म को एक्सप्लॉइट करती हैं। इन्हें अक्सर टॉर्चर फिल्म्स कहा जाता है, जैसे कि 100 सीरीज हो गई या ह्यूमन सेंटीपीड हो गई। कुछ लोगों को तो डार्क नाइट फिल्म में दिखाया गया जोकर का कैरेक्टर भी पसंद आता है, क्योंकि शायद उनकी खुद की सैडिस्टिक पर्सनैलिटी उसमें वैलिडेट होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिनका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा जो सैडिज्म को सेंसिटिव तरीके से डिपिक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लेटफॉर्म फिल्म या स्नो पियर्सर फिल्म, वो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वायलेंस दिखा रही हैं, लेकिन उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रही। और फाइनली अगर हम बिग बॉस पर आए, बिग ब्रदर और बिग बॉस जैसे टीवी शोज भी इसी एवरीडे सैडिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसी चीज को ये अपीस करने की कोशिश करते हैं। इनका फॉर्मूला है कि लोगों को ये बकवास देखनी पसंद है, उन्हें ये बकवास दो। और सही बताऊं तो बिग बॉस में ये एवरीडे सैडिज्म एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। कंटेस्टेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकते हैं। एक केस में तो एक कंटेस्टेंट ने बॉइलिंग पानी फेंक दिया था दूसरे के ऊपर, धक्का मुक्की होती है। एक केस में एक कंटेस्टेंट ने चोक स्लैम किया था दूसरे कंटेस्टेंट को। हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं है। बाप में जाना नहीं। ये चीज सिर्फ कंटेस्टेंट्स की तरफ से नहीं करी जाती, बल्कि शो का कॉन्सेप्ट इस चीज को इनकरेज करता है। जैसे कि एक समय पर एक टॉर्चर टास्क दिया गया था कंटेस्टेंट्स को, और इसमें उन्हें चिली पाउडर दूसरे कंटेस्टेंट के फेस पर फेंकना था। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है, मुझे हार्ट हो रहा है। ऐसी ही कई नॉनसेंस चीजें कराई जाती हैं कंटेस्टेंट से, ताकि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा सके। लोगों को गाय के गोबर में नहाने को कहा जाता है। एक आदमी को कहा जाता है कि वो कुत्ते के बोल से पानी पिए। अक्सर लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स लीक करते हैं, जिससे लोगों को रोना आ जाता है। बॉडी शेमिंग देखने को मिलती है। एक फीमेल कंटेस्टेंट किसी और फीमेल कंटेस्टेंट को कहती है कि मेरे साथ खड़े रहने लायक नहीं है ये आंटिया, ना फिगर, ना शक्ल, ना सूरत। बैक बाइटिंग जो है वो इस शो का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रेगुलरली मिसोजिनी और होमोफोबिया देखने को मिलता है। कभी कोई किसी के पानी में साबुन मिला देता है, तो कभी कोई लड़का वॉशरूम का ताला तोड़ देता है जब एक लड़की शावर ले रही होती है। तो उसने ताला तोड़ दिया। तू नारी थी। अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ तो फेक रिलेशनशिप्स भी होती हैं, जिन्हें बस इसलिए दिखाया जाता है ताकि शो की टीआरपी बढ़ सके। और फिर आता है
वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस शब्द का मतलब होता है लोगों की प्राइवेट जिंदगियों को देखकर चीप प्लेजर लेना। किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है उसे करीबी से देखकर खुद मजा लेना। एक बार फिर से इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई एमएमएस लीक होता है तो अक्सर आप देखते हो कि लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। एक और इसका एग्जांपल हो सकता है कि कुछ लोगों को डेली व्लॉग्स देखने बहुत पसंद आते हैं। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं ना जिनके सारे व्लॉग्स ही ऐसे होते हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश करी, मैंने अपने कुत्ते के साथ खेला, मैं अपनी साइकिल पे चला, फिर मैं शॉपिंग करने गया। लोगों को क्यों ये चीजें एंटरटेनिंग लगती हैं? वॉयरिज्म की वजह से, कि मुझे मजा आ रहा है देखने में कि इसकी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा है। और शर्म की बात है कि कुछ यूट्यूबर्स इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि देखो मेरी बच्ची रो रही है, जल्दी से कैमरा ले आता हूं, अच्छा कंटेंट बन जाएगा। मेरे बच्चे को यहाँ पर चोट लगी, सबसे पहले कैमरा उठाकर उसे फिल्म करो। घर में कोई झगड़ा हो रहा है, उसे सबसे पहले दिखाओ जाकर, ताकि कंटेंट मिले। बहुत से लोग अक्सर एक डेंजरस वन साइडेड पैरा सोशल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं ऐसे डेली व्लॉगर्स के साथ। बच्चों को स्पेशली अलाउ नहीं किया जाना चाहिए मेरी राय में कि वो ऐसे डेली व्लॉग्स देखें। बच्चों का ब्रेन क्योंकि फुली डेवलप नहीं हुआ है तो ये वॉयरिज्म की जो चीज है ये उनके लिए काफी खतरनाक हो सकती है। इसका एक और मॉडरेट सा एग्जांपल है सीसीटीवी फुटेजेस। लोगों को बड़ा मजा आता है देखने में जब सीसीटीवी पर कोई चोर कैप्चर किया जाता है, किसी का कोई मर्डर हो जाता है या कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है। मीडिया हाउसेस भी अक्सर इन फुटेजेस को अक्सर टीवी पर चलाया करते हैं। तो एवरीडे वॉयरिज्म एक सर्वेलेंस स्टेट में ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो फिर से अगर बिग बॉस की बात करें तो इस एवरीडे वॉयरिज्म को एक्सप्लॉइट किया जाता है बुरी तरीके से बिग बॉस के द्वारा। बिग बॉस 16 में 98 कैमरास लगाए गए थे घर के अंदर, और अब अलग ही लेवल की पागलपंती हो रही है वॉयरिज्म को लेकर। कंटेस्टेंट्स को अक्सर 24/7 मल्टी कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस को भी मौका दिया जाता है कि वो 24/7 लाइव फीड देख सके। 3 में से कोई भी कैमरा चुन सके कि भाई क्या चल रहा है वो खुद ही से ही देख पाए। और जैसा कि आप जानते हैं देश में इतनी बेरोजगारी है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, तो इसी को ही देखना शुरू कर दिया। इन्हीं कैमरास की लाइव फीड को देखकर यहाँ पर थोड़ा वॉयरिस्टिक प्लेजर ले लिया जाए। लोग अक्सर पर्सनल सीक्रेट्स जो होते हैं वो अपने करीबी दोस्तों के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहा जाता है कि अपने पर्सनल सीक्रेट्स नेशनल टेलीविजन पर बता दो सबको, कंटेंट मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। और कमाल की बात तो यह है कि इस रियलिटी टीवी शो के बारे में शायद कुछ भी रियल ना हो। कंटेस्टेंट्स को पता है कि उन्हें 2400 घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है इतने सारे कैमरास के द्वारा। तो क्या कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ पर अपनी नेचुरल स्टेट में बिहेव करेगा? क्या आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा नॉर्मली होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर कोई किसी ना किसी लेवल तक सेल्फ कॉन्शियस तो होगा ही। दूसरा, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटिव सेटअप बनाया जाता है इस शो में कि नेचुरली आपको दूसरों को इंसल्ट करना पड़ेगा, बैक बाइटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको ऊपर उठना है तो। बिग बॉस के घर में इसे परफॉर्मेंस कहा जाता है। ये जो इंटरैक्शंस लोगों के बीच में हो रही हैं, क्या ये नेचुरल इंटरैक्शंस है जो असल जिंदगी में होंगी? असल जिंदगी में अगर इतने सारे लोगों को घर में रखा जाएगा शायद ही कोई लड़ाई होगी किसी के बीच में। यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे सेटअप्स किए जाते हैं कि लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाइयां हो। सच बात यह है दोस्तों कि दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। हालांकि मैंने आपको एवरीडे सेडिज्म और एवरीडे वॉयरिज्म के ढेर सारे एग्जांपल्स बताए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। बहुत से इंटेलेक्चुअल, वेल बिहेव्ड, डिग्निफाइड और कंपैशनेट लोग भी होते हैं दुनिया में। जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पर। या फिर एक्टर और एक्ट्रेसेस में बात करी जाए तो कौनकना सेन का एग्जांपल ले लो, जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इतनी सारी अलग अलग फिल्मों में। लेकिन बिग बॉस के 17 सीजन्स में आपने एक भी इंसान डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति या कौनकना सेन जैसा नहीं देखा होगा। एक तो यही है कि अच्छे लोग कभी भी इस तरीके के चीप शो में जाएंगे ही नहीं, लेकिन दूसरी बात यह भी है अगर कोई अच्छा आदमी चला भी जाए इस शो में तो उसे जबरदस्ती प्रोवोक किया जाता है कि वो भी इसी सेडिज्म और वॉयरिज्म का हिस्सा बने, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, लोगों को इंसल्ट करे। अगर नहीं करेगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बिग बॉस 8 में एक पार्टिसिपेंट आए थे सुशांत दिविचकर नाम से, एक मॉडल, सिंगर, डांसर, साइकोलॉजिस्ट, विनर ऑफ मिस्टर गे इंडिया 2014। इनको बिग बॉस के घर से बहुत ही जल्दी निकाल दिया गया था। बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास घर पर 500 से ज्यादा किताबें, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, मेरे IQ 147 है। लेकिन दुख होता है बताकर कि बिग बॉस 8 के कंटेस्टेंट्स का कलेक्टिव IQ रूम टेम्परेचर से भी कम है। सुशांत जितने भी टाइम बाहर रहे उन्होंने किसी से कोई लड़ाई नहीं करी, बस अपने गाने और डांस के रूटीन पर लगे रहे। लेकिन इस तरीके से टीआरपी नहीं मिलती। टीआरपी तो तभी मिलती है जब कोई झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो एक दूसरे के साथ। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव कंटेस्टेंट थे बिग बॉस 13 के। इन्हें भी बड़ी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया गया था और जब इन्होंने इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को तो इन्होंने कहा कि जो शो का फॉर्मेट है वो इन्हें सूट नहीं करता। इंसान शैतान बन जाते हैं इस घर के अंदर, और इस शो में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को गालियां देकर, इंसल्ट करके ही बढ़ा जा सकता है, ये इनका कहना था। वहाँ मैं शैतानों के बीच में था, वहाँ इंसान के रूप में सबके सब शैतान ही हरकत कर रहे थे और वहाँ इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई।
बिग बॉस सीजन 4 के कंटेस्टेंट राहुल भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई कांट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू व्यूअर्स एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। चैनल मुझे शो पर क्यों रखना चाहेगा अगर मुझे लेकर कोई कंट्रोवर्सी या रोमांस नहीं हो रहा है तो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है, सिर्फ टीआरपी डिसाइड करती है कि किसे घर से बाहर फेंका जाएगा। बिग बॉस सीजन 9 के कंटेस्टेंट अमन वर्मा ने तो ये भी कहा कि एक प्री प्लान डील हुई थी इनकी प्रोड्यूसर्स के साथ कि ये सिर्फ 6 हफ्ते तक ही घर के अंदर रहेंगे। बिग बॉस 16 का एक संडे स्पेशल एपिसोड होस्ट किया गया था शेखर सुमन के द्वारा। उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन व्यूअर्स ने उन्हें इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट्स को पॉइंट आउट क्यों किया। तो उन्होंने इसके रिप्लाई में कहा कि एक गॉड डैम स्क्रिप्ट दी गई थी उन्हें, जिसे चैनल के द्वारा लिखा गया था और उन्हें उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना था। बिग बॉस 4 की विनर श्वेता तिवारी, बिग बॉस 6 की कंटेस्टेंट आशका गोराडिया और बिग बॉस 11 की रनर अप हिना खान ने कहा कि यह शो हेवीली एडिटेड है। लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस को सिर्फ 2 लाइनों के तौर पर दिखाया जाता है शो में। जानबूझकर ऐसा दिखाया जाता है कि शो के कंटेस्टेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसरिप्रेजेंटेशंस हैं। आशका ने कहा था कि वो एक और फीमेल कंटेस्टेंट के हाथ पर एक हैंड बाम रब कर रही थी जब एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, लेकिन शो के एडिटर्स ने एडिटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके चीजें आधी ही दिखाई और ऐसा दिखाया गया कि वहां पर वो एक लेस्बियन हो। बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट शिल्पा सकलानी का कहना है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है कि क्या करना होता है जीतने के लिए। वहां प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि रिएक्ट करो, कंटेंट दो, लड़ो एक दूसरे से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, असर्टिव रहो। तो अगर हम इन एक्यूजेशंस को इग्नोर भी कर दें कि ये शो स्क्रिप्टेड है, अगर हम मान भी ले कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर है हमारे सामने। पहला, यहाँ पर कोई ऑडिशंस नहीं होते, कंटेस्टेंट्स को चूज किया जाता है शो के मेकर्स के द्वारा। किस बेसिस पर? देखकर तो लगता है मसाला के बेसिस पर। दूसरा, 24 घंटे की फुटेज को एक 50 मिनट के एपिसोड में एडिट किया जाता है। कौन से वो 50 मिनट दिखाए जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मसाला हो। तीसरा, उस एडिट के बेसिस पर व्यूअर की जो परसेप्शन होती है उससे वोटिंग पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। अक्सर रूल्स को भी बेंड किया जाता है। कई बारी कुछ वीकेंड्स पर कोई एलिमिनेशन नहीं किया जाता। कभी कभार कोई बाहर निकले गए कंटेस्टेंट्स को दोबारा से घर में बुला दिया जाता है और कभी कभार कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री करी जाती है। सब कुछ शो के मेकर्स डिसाइड करते हैं मसाला के बेसिस। चौथा, जो शो में दिए गए टास्क हैं वो भी शो के मेकर्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं मसाला के बेसिस पर। और मसाला यहाँ पर क्या है? कोई यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बात नहीं हो रही, कोई सोशल इश्यूज, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पोइट्री, लिटरेचर, सिनेमा, साइंस, किसी चीज की बात नहीं हो रही। सिर्फ लोगों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखना है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना है, बैक बाइटिंग देखनी है, लोगों को इंसल्ट करते हुए देखना है। एक कॉकटेल बनानी है यहाँ पर एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म की। शो किसका? शो बनाने वालों का। पैसा किसका? शो बनाने वालों का। टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। और मेंटल स्टेट किसकी इफेक्ट हो रही है? आपकी हो रही है। हनी सिंह से जब उसके मिसोजिनिस्ट गानों को लेकर पूछा जाता है तो उसकी तरफ से जवाब आता है कि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, जनता यही चाहती है। अगर बिग बॉस के शो मेकर से आप पूछोगे कि ये क्या दिखा रहे हो जनता को, तो उनकी तरफ से भी जवाब यही आएगा। सेम जुमला दिया जाता है कि ये तो भाई एंटरटेनमेंट है, जनता ये चाहती है इसलिए हम उसे दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। बात यह है दोस्तों, ऐसी चीजें देखने से आप पर भी असर पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेर्सिया सिरोटा का कहना है कि जैसे जंक फूड से हमारे दांत खराब होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, ऐसे ही खराब रियलिटी टीवी शोज से हमारा ब्रेन खराब होता है और हम और रूड बन जाते हैं। जब लोगों को दिखता है कि कैसे रियलिटी टीवी शोज में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, फेमस बन रहे हैं, लोगों को गालियां देकर, अजीबोगरीब हरकतें करके, सेल्फ सर्विंग, ईगोइस्टिक बनकर, तो ऑडियंस के दिमाग में भी यही परसेप्शन जाती है। ऑडियंस को भी लगता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है और फेम कमाना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट करो, दूसरे लोगों को इंसल्ट करो, बुली करो, रोस्ट करो। ब्रायन गिब्सन, एक साइकोलॉजिस्ट सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टडी करी थी और ये कंक्लूड किया कि ऐसे रियलिटी टीवी शोज को देखने से लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है। और अगर वायलेंट मीडिया और क्राइम टीवी शोज से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे रियलिटी टीवी शोज से। इसका असर कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उस शो के बाद उन्हें कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करना पड़ा। कई ऐसे कंटेस्टेंट्स जो जीत की पागलपंती में आकर अपने पर्सनल सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं और बाद में उन्हें बुरा लगता है। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें पब्लिक की आंखों में एक विलन बना दिया जाता है, हालांकि असल जिंदगी में वो इतने बुरे नहीं होते। फिर जो पब्लिक क्रिटिसिज्म लोगों को झेलना पड़ता है शो में आने के बाद, उसको लेकर भी बहुत सी एंजाइटी सहनी पड़ती है कंटेस्टेंट्स को। शमिता शेट्टी, साना खान, कुशाल टंडन, निक्की तंबोली, कविता कौशिक, शालीन बनौत, राहुल वैद्य, हिमांशी खुराना, अपूर्वा अग्निहोत्री, शिल्पा शकलानी, ये सारे उन लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए शो में जाने के बाद, और शो के बाद इन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। तो इसलिए आप सब
लोगों से गुजारिश है कि अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी कूड़ा डालते रहो उसके अंदर। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे सोच समझ के चूज करो। जिस तरीके की एंटरटेनमेंट आप ले रहे हो, सोचो जरा उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आपकी जिंदगी में उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही कंज्यूम करने की जरूरत। अगर आप नॉन इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट भी कंज्यूम करना चाहते हो, फिर भी जरा आप सोचो उसका इंपैक्ट आप पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और ऑब्वियसली अपना टाइम अगर नई चीजें सीखने में लगाओगे तो उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप ChatGPT कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। याद रखिए, होमो सेपियंस का मतलब होता है एक वाइज मैन। एवोल्यूशन वाले वीडियोस नहीं देखे, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।